गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक फ्रेश स्टार्ट, यानी कि एक नया टॉपिक है सरफेस टेंशन के अंदर ही। इंट्रोडक्शन हम कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि सरफेस टेंशन के 2 लेक्चर हमने किए थे। पहले लेक्चर मैंने आपको बताया था कि सरफेस टेंशन का डेफिनेशन क्या है, क्यों होता है, क्या होता है, थोड़ी बहुत हमने चर्चा की थी ऐसी सारी जानकारी के लिए। देन इन सेकेंड लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट इज द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, जिसमें 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे और उसके अलावा कुछ भी नहीं। क्या थे 5 पॉइंट? ये थे कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन, यानी कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द सरफेस टेंशन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि बेसिकली 5 फैक्टर पर डिपेंड कर रहा था। ठीक है, पहला था क्या? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस था, रेंज ऑफ मॉलिक्यूल था, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस था, सरफेस फिल्म था, और फाइनली क्या था? फाइनली फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड था। ठीक है, क्यों हम बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर थ्योरी की, वो भी समझना जरूरी था। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ऑन अ डीप डाउन लेवल एवरी मैटर इज कंसिस्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल, मे बी डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। सही। अगर ऐसा है तो हमने कहा कि किसी भी सब्सटेंस के लिए सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? कोहेसिव। और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? एडहेसिव। ए फॉर एडहेसिव और ए फॉर अलग अलग, यानी कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, इन्हीं दोनों को हमने क्या किया था? इंटरमोलिकुलर फोर्स की तरह डिफाइन किया था। ठीक है, दोनों ही अट्रैक्शन नेचर के फोर्स होते हैं, एक कोहेसिव फोर्स होता है और दूसरा एडहेसिव फोर्स होता है। यहाँ तक ठीक। अब इसके बाद क्या था कि कोहेसिव और एडहेसिव डिफाइन करने के बाद हमने कहा कि कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा, कोई भी जो मॉलिक्यूल होगा उसका मॉलिक्यूलर फोर्स होगा। सही है, कोई भी जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का क्या होगा? मॉलिक्यूलर रेंज होगा। पास में कोई बच्चा चिल्ला रहा है, कोई बात नहीं। तो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी कि कोई ना कोई कोहेसिव फोर्स होगा या अट्रैक्टिव ये एडहेसिव फोर्स होगा। उसका एक रेंज होता है, यानी कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रखा है, हो सकता है इसका फोर्स यहाँ तक लग रहा होगा, उसके आगे नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी खुद की भी क्या होगी? कुछ एबिलिटी होगी, उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। उस मैग्नीट्यूड के बाद ये क्या हो जाएगा? इट टेंड्स टू जीरो। यहाँ पर भी रेंज, यहाँ रेंज, यानी कि रेंज ऑफ मॉलिक्यूल की हमने बात की थी। ठीक। तीसरा हमने लिया था स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। क्या है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस? क्या कहता है ये कि आप क्या कर लीजिए, एक कल्पना कीजिए अपने दिमाग में, दिल और दिमाग में क्या करनी है आपको? कल्पना करनी है। किस चीज़ की? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि एक मॉलिक्यूल मान लो यहाँ है, इसके चारों ओर क्या बना लेना है? स्फीयर बना लेना है। फिर इसका रेडियस जो होगा वो रेडियस एग्जैक्टली इक्वल होगा किसके? मॉलिक्यूलर रेंज के। कौन सी मॉलिक्यूलर रेंज? दैट दी फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स रेंज। ठीक है, चलिए ये रिवाइज करवा रहा हूँ ना पिछले लेक्चर का। अगला हमने पढ़ लिया था क्या? सरफेस फिल्म। सरफेस फिल्म क्या था कि कोई भी लिक्विड कंटेनर है, ऊपर वाली जो लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? लिक्विड सरफेस कहते हैं, नो डाउट कहते हैं ना। और अंदर का जो मटेरियल होता है वो बल्क होता है। अब लिक्विड सरफेस के अगर कुछ थिकनेस हम कंसिडर करते हैं, लिक्विड सरफेस की क्या कंसिडर करते हैं? इफ वी कंसिडर द थिकनेस फॉर ए upper layer, top layer or a liquid surface, then the thickness is equal to the molecular diameter, है ना? 10 की पावर -9 मीटर के आसपास कुछ था वो रेंज। तो उतनी थिकनेस का जो लेयर होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? फिल्म कहते हैं। क्या कहते हैं? फिल्म। ये फिल्म वो मूवी नहीं, मूवी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। किसकी बात नहीं कर रहे हैं? मूवी वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। फिल्म का मतलब है यहाँ पर किसी ये केमिकल जो सोल्यूशन होते हैं उनके कारण जो फिल्म बन रहा है वो, यानी कि वैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वन। ओके, तो अगला ये है, लास्ट था क्या? फ्री सरफेस। फ्री सरफेस मैंने कहा था कि जो टॉप लेयर होती है उसी को फ्री सरफेस कहते हैं, जहाँ पर एक कंसेप्ट आता है शेयर स्ट्रेस विच वी हैव नॉट स्टडीड टिल नाउ just because of elasticity. Okay, in further upcoming days we will study that one. Okay, don't worry about. Now today we are having the topic of surface energy. तो सरफेस एनर्जी स्टार्ट करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट को ये भी दिक्कत आती है कि
कि पढ़ना कैसे है। कुछ लोगों को ये नेटवर्क वाला प्रॉब्लम है या भी, तो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम जो भी है कुछ भी है, अगर आपके पास इतना नेट अवेलेबल है कि ऑनलाइन चल जा रहा है तो आप क्या कीजिए, कंटिन्यूसली लेक्चर को देखते जाइए, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ राइट डाउन किए, ठीक है। क्या करना है, जैसे मैंने एक बार में पूरा ये टॉपिक समझा है, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट सेव हो गया, उसके बाद आगे बढ़िए लेक्चर में, कंटिन्यू चलते रहिए, ठीक है ना। यानी कि एक ही बार में पूरा लेक्चर पढ़ डालिए, स्क्रीनशॉट लेकर के उसे सेव करते रहिए, और पूरा लेक्चर होने के बाद अब जो स्क्रीनशॉट हैं उनके हेल्प से आप नोट्स बनाइए, समझे। तो इससे आपका अच्छा खासा कंसेप्ट बनेगा, ट्रिक भी होगा। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं टुडेज टॉपिक, सरफेस एनर्जी। ये मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये पॉइंट आपके लिए थ्योरेटिकल पॉइंट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, पहले यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक लिखना, फिर उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक सरफेस एनर्जी, यानी कि हमने सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट कैसे, किस तरह से इंट्रोड्यूस किया, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो जो बोर्ड पैटर्न में आपके काम आएगा, तो दैट वन, ये थ्योरेटिकल पार्ट आपके काम आएगा। अब मैं इसे क्या करने जा रहा हूँ, रफ करने जा रहा हूँ, ताकि मैं पूरा जो लिखा हूँ इसको एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, ठीक है। तो आप ठीक से इसे दिमाग में रखिए, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा, ओके। चलिए अब क्या करते हैं, इधर वाला मैं मिटा देता हूँ। ये क्या कर दिया सर, हम स्टार्ट नहीं हुआ उससे पहले ही मिटा दिया। लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, आप मिटाना स्टार्ट करते हैं, ऐसा ही है। चलिए आइए समझते हैं। एक मैंने कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर के अंदर लिक्विड है बच्चों, ठीक है ना। हम बहुत ही सरल वे में बात करेंगे आज, आसान तरीके से। तो रोज कौन सा टफ करते हैं, रोज भी तो आसान ही करते हैं, भूल जाते हैं, है ना। चलिए कैमरा चेक करते हैं एक बार, चल रहा कैमरा भी। चलिए, तो यहाँ पर कोई लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड का जो टॉप लेयर होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्री सरफेस कहेंगे, ठीक है। और बाकी जो बच गया अंदर का मटेरियल वो क्या है, बल्क है। ओके स्टूडेंट्स, टू बी कंटिन्यू। यहाँ पर अपने पास क्या है, एक लिक्विड कंटेनर है, ऊपर वाला जो सरफेस है उसे क्या कह रहे हैं, फ्री सरफेस कह रहे हैं। अंदर जो मटेरियल है उसे एक नाम दिया गया, क्या, बल्क, ठीक है। नाउ विल फोकस आवर स्टडी, आवर एनालिसिस ऑन द टू मॉलिक्यूल, ठीक। एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है सरफेस पर, दूसरा मॉलिक्यूल मैंने यहाँ दिखाया, ठीक। दोनों का मॉलिक्यूल जो हमने दिखाया है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, यानी कि जो लिक्विड हमने लिया वो लिक्विड का ही मॉलिक्यूल है, ये भी उसी लिक्विड का मॉलिक्यूल है, ओके। सबसे पहले हम बात करेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की। तो मान लेते हैं इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ये है, ठीक है, एक इमेजिनरी स्फीयर, मतलब इतनी रेंज तक फोर्स लग रहा होगा, इससे बाहर या इस स्फीयर के बाहर फोर्स उसका इफेक्टिव नहीं है। इसके लिए भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मैंने मान लिया ये रहा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल को सेंटर पे मान लो, एक स्फेरिकल सरफेस बना लो, बस इतना करना। अब क्या करेंगे कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल आपने माना है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है बल्क का मॉलिक्यूल है, और इसके चारों ओर भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल से, यानी कि यहाँ पर भी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ भी हर जगह, है ना। वो सभी मॉलिक्यूल क्या कर रहे होंगे, इससे अट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगता है, कोहेसिव फोर्स लगता है। तो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगा, कोहेसिव फोर्स ही इसे अटैक कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा, अटैक कर रहा होगा, इधर 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 इधर। तो सभी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। यानी कि नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए, नेट फोर्स ऑन ए, मॉलिक्यूल ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि सभी डायरेक्शन में फोर्स क्या है, इक्वल है ना। अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूल बी की, जो कि कहाँ पर है, ठीक सरफेस पर, ओके। यहाँ पर ऊपर जो है बच्चों क्या हो सकता है, ऊपर एयर मॉलिक्यूल हो सकते हैं, या फिर वेपर हो सकती है,
तो कुछ भी, है ना, कुछ भी हो सकता है। अब अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ही कंसिडर किया हमने, तो यहाँ पर जो बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उसे क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इधर इधर इधर, यहाँ भी, ये सभी उसे अट्रैक्ट कर रहे होंगे, सही। लेकिन यहाँ पर जो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में कोहेसिव फोर्स लगता है, और ये भी कैसा होगा, कोहेसिव फोर्स होगा। चलिए, तो ये कोहेसिव फोर्स है, ये भी कोहेसिव है। अब ऊपर मान लेते हैं कि एयर मॉलिक्यूल्स है, बस कुछ भी हो, मान लिया कि ऊपर एयर मॉलिक्यूल्स है लेकिन वाटर नहीं है, क्योंकि वाटर तो यहीं तक है। अब एयर मॉलिक्यूल्स और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कौन सा, एडहेसिव फोर्स, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। तो एक मॉलिक्यूल यहाँ दिखाया, एयर मॉलिक्यूल दिखाया मैंने, ठीक है। अब होता यह है कि मॉलिक्यूल बी जो है उसमें नेट फोर्स स्टूडेंट्स होता है कहाँ पर, नीचे की तरफ। क्यों, क्योंकि जो ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स है एफ एडहेसिव, और यहाँ लग रहा है क्या, एफ कोहेसिव फॉर मॉलिक्यूल बी, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है, वास्तव में बहुत ही कम होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इट कैन बी जनरेटेड ड्यू टू एडहेसिव फोर्स। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स का जो डेंसिटी है वो वाटर मॉलिक्यूल की डेंसिटी से कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ऊपर जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोट है, या फिर ऐसा समझिए, चलिए कंफ्यूज मत कीजिए खुद को। ऐसा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पर नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा हैं। इसकी वजह से जो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं वो उसे क्या करेंगे, नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इतना समझ आया। पहला पॉइंट ध्यान में रखिए कि पहला मैंने ये बताया कि ऊपर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स वो बहुत ही कम है, किसके रेस्पेक्ट में, नीचे लगने वाले फोर्स के रेस्पेक्ट। रीजन मैंने दिया कि ऊपर वाले एयर मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम है विद रेस्पेक्ट टू वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर आइस जो है, आइस वाला एक पीस लिया, वो वाटर पे क्या करता है, फ्लोट करता है। रीजन क्या, कि आइस का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। वहीं पर अब इसको देखिए, ऊपर क्या है, एयर मॉलिक्यूल्स है, नीचे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स। मतलब डेंसिटी किसका ज़्यादा है, जो हैवी है डेंसिटी में, हैवी डेंसिटी का वो क्या होता है, नीचे। लोअर डेंसिटी ऊपर का होगा, यानी कि एयर का डेंसिटी क्या है, कम है, और वाटर का ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के ऊपर लगने वाला फोर्स कम है, नीचे लगने वाला फोर्स ज़्यादा है। Thus, there is a resultant inward force on a molecule in the surface, ठीक है। यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब हम ये बताएंगे कि इस पर तो नेट फोर्स 0 है, तो इसकी बात करने की कोई ज़रूरी ही नहीं। चलिए, ये फोर्स नेग्लिजिबल है, इसको भी मैंने हटा दिया। चलिए, अब क्या कह रहे हैं कि अब हम ये कहना चाहते हैं कि इस मॉलिक्यूल पर जो नेट फोर्स है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है ना। नेट फोर्स है जो कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। एफ रिजल्टेंट इनवर्ड, ठीक है। यानी कि सरफेस वाले मॉलिक्यूल पर जो नेट फोर्स होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ। अब इसके बाद this force tries to pull the molecule into liquid and the surface layer remains in microscopic turbulence। क्या है इसका मतलब, देखिए कि सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स थे उनके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, यानी कि मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ जाना होगा, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। यानी कि मॉलिक्यूल्स आर ट्राइंग टू पुल द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस, यानी कि वो बल्क में जाएगा। बल्क में आया, मान लीजिए, बल्क में आने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, खाली स्पेस, यानी कि एम्प्टी स्पेस, ठीक है। अब molecules are pulled back from the surface layer to the bulk and new molecule from the bulk go to surface to fill the empty space। क्या है, हुआ ये था कि देखिए दोनों स्टेटमेंट साथ में समझाते हैं कि पहले मॉलिक्यूल यहाँ था, नेट फोर्स कहाँ लग रहा, नीचे लग रहा, ठीक है, इनवर्ट। नेट फोर्स नीचे लग रहा है, तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल हम लेंगे सरफेस पर
उन सब पर नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। सही है, सही है। नेट फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ। सभी मॉलिक्यूल कहाँ जाना चाहेंगे, नीचे की तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं वो कौन सी कंडीशन में आ जाते हैं, माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे लेवल पर वो सभी क्या करते रहते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। उसी अनस्टेबिलिटी को हमने क्या कहा है, टर्बुलेंस। ठीक है, यानी कि सभी कोशिश कर रहे हैं नीचे जाने की। ओके, अब जैसे ही हम मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल नीचे गया होगा, यहाँ पर पहुंचा होगा, तो ये तो खाली हो गया स्पेस, ये भी नीचे गया होगा, ये भी स्पेस क्या हो गया, खाली, है ना। तो एम्प्टी स्पेस क्रिएट होगा। अब इस एम्प्टी स्पेस को वापस फिलअप करने के लिए कोई दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऊपर जाएगा। ये दूसरा मॉलिक्यूल क्या करेगा, ऊपर जाएगा। सही ना, तो वही लिखा है, व्हेन अ मॉलिक्यूल, ये रहा यहाँ पर देखिए, मॉलिक्यूल, न्यू मॉलिक्यूल फ्रॉम द बल्क गो टू सरफेस टू फिल द एम्प्टी स्पेस। यहाँ तक ठीक। चलिए, अब मॉलिक्यूल नीचे गए, टोटल फोर्स नीचे की तरफ था, जिसकी वजह से माइक्रोस्कोपिक टर्बुलेंस हुआ। अब नीचे जाने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर खाली स्पेस है। अब दूसरा मॉलिक्यूल नीचे से आएगा और उसे उस खाली जगह को क्या करेगा, फिलअप करेगा। लेकिन इतना आसान नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी फोर्स कहाँ लग रहा था, नीचे की तरफ, और मॉलिक्यूल कहाँ से आ रहा है, नीचे से ही ऊपर की तरफ आ रहा है इस खाली जगह को फिलअप करने के लिए। यानी कि अगर उसे ऊपर आना है, अगर उसे ऊपर आना है, इफ ए मॉलिक्यूल हैव टू राइज फ्रॉम द बल्क और फ्रॉम बॉटम, इट हैज टू डू सम वर्क। क्यों, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है, तो इस रिजल्टेंट इनवर्ड फोर्स के वो अगेंस्ट में जा रहा है। ठीक है, और फोर्स के अगेंस्ट में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डू सम वर्क। तो देखिए, when a molecule is taken from the inside to the surface layer, work is done against the inward resultant force while moving up in the layer। यहाँ तक ठीक। चलिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या हो गया, अब ये होगा कि मॉलिक्यूल था, रिजल्टेंट फोर्स नीचे, तो ये मॉलिक्यूल नीचे आया होगा। नीचे जैसे ही आएगा खाली जगह हो गई और ये मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच गया। अब खाली जगह को फिलअप करने के लिए दूसरा मॉलिक्यूल राइज किया, लेकिन उसे ऊपर जाने के लिए इस फोर्स के अगेंस्ट में क्या करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, वर्क डन करना पड़ा। जो वर्क डन करना पड़ा, उसके बाद द पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज ड्यू टू दिस वर्क। क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल ने कुछ वर्क डन किया, और वर्क डन करने के बाद ये यहाँ पहुंचा। ठीक है, अब इसने वर्क डन किया है, तो किया गया वर्क डन इट विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, इस मॉलिक्यूल की, और वो मॉलिक्यूल कहाँ है, सरफेस पर। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई और मॉलिक्यूल सरफेस पे चला गया, इसलिए सरफेस का पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, ए मॉलिक्यूल इन द सरफेस हैज ग्रेटर पोटेंशियल एनर्जी देन ए मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड। ठीक है, जब वही मॉलिक्यूल अंदर में था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी, लेकिन जब वो ऊपर जाने लगा तो उसने वर्क डन किया, और वर्क डन करने की वजह से उसने कुछ एनर्जी स्टोर किया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि कुछ हाइट पर चला गया, इतनी हाइट पे चला गया, मतलब इट हैज वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर स्टोर हो गया है, सरफेस पर हो गया, इसलिए टोटल एनर्जी किसका बढ़ गया, सरफेस का बढ़ गया। सो द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट ए सरफेस लेयर हैज इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। यानी कि यही जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसी को क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो पूरा कंक्लूजन में एक बार फिर से क्रिएट करता हूँ कि क्या हुआ था इसमें। देखिए, एक लिक्विड सरफेस लिया था। ठीक है, कैमरा चेक करते हैं, चल रहा है। एक लिक्विड सरफेस लिया था, एक मॉलिक्यूल यहाँ दिखाया था, उस पर जो फोर्स लग रहा था वो सभी डायरेक्शन में क्या था, सेम था।
इसलिए इसके ऊपर नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, F इक्वल टू 0। अब दूसरा मॉलिक्यूल दिखाया था यहाँ पर, इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं कौन, एयर मॉलिक्यूल्स, नीचे जो लगा रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ वाटर है ना, ओके। तो हमने कहा कि नीचे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है विथ रेस्पेक्ट टू ऊपर लगने वाला फोर्स, यानी कि ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है किसकी, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर। इसलिए नेट फोर्स कहाँ होगा, देयर विल बी ए नेट फोर्स डाउनवर्ड, ठीक है, ये डाउनवर्ड फोर्स होगा। तो जो बल्क के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं, नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये नीचे आया, नीचे आने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, खाली स्पेस हुआ, ठीक है। अब दूसरे मॉलिक्यूल को बल्क से हम ऊपर भेजेंगे, ठीक है, दूसरे किसी मॉलिक्यूल को बल्क से ऊपर जाना होगा क्योंकि एम्प्टी स्पेस है तो उसे फिलअप करना जरूरी है, ठीक है। अब ये ऊपर गया, लेकिन ऊपर जाते वक्त देखा कि हर वक्त क्या लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है तो उसके अगेंस्ट में से जाना पड़ेगा, दैट मीन्स इट नीड टू डू सम वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर पहुँचने के लिए उसने वर्क किया, मान लो पहुँच गया यहाँ पर, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचा तो उसे कुछ हाइट मिल गई पहले के रेस्पेक्ट में, यानी कि जो वर्क डन हुआ है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, सही है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पर है, मॉलिक्यूल के पास, और मॉलिक्यूल खुद कहाँ पर है, सरफेस पर है। तो इनडायरेक्टली एनर्जी किसका बढ़ गया, सरफेस का बढ़ गया, यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है सरफेस के पास वो क्या है, सरफेस एनर्जी। तो यहाँ से एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है, सरफेस मॉलिक्यूल हैव एक्स्ट्रा एनर्जी देन द बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है। देन बल्क मॉलिक्यूल, ठीक है। अब क्या करें, सरफेस एनर्जी ज़्यादा है किसकी, सरफेस मॉलिक्यूल्स की विद रेस्पेक्ट टू बल्क, यानी कि यहाँ वाला जो मॉलिक्यूल होगा बल्क का कोई भी, उसकी एनर्जी कम है, जबकि यहाँ वाला कोई भी मॉलिक्यूल लीजिए उन सब की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा क्यों है वो हमने देखा। चलिए, अब ज़्यादा है एनर्जी तो ज़्यादा में तो स्टेबल नहीं होता है ना, एनर्जी अगर ज़्यादा है तब तो वो स्टेबल नहीं है। कब होता है स्टेबल, तब होता है जब एनर्जी क्या हो, कम से कम हो, एनर्जी लीस्ट होनी चाहिए, है ना। यानी कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, अनस्टेबल कब होगा कोई भी मॉलिक्यूल, जब उसके पास एनर्जी ज़्यादा हो, एक्स्ट्रा हो। तो एक्स्ट्रा एनर्जी को वो क्या करेगा, रिलीज करना चाहेगा ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, है ना। तो सरफेस मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि बार बार ऊपर नीचे ना जाना पड़े। तो वो क्या करेंगे, खुद की सरफेस एनर्जी को कम करेंगे। कम कैसे करते हैं, खुद का सरफेस एरिया कम करके। अब ये कैसे पता चला, उसके लिए हम करेंगे डेरिवेशन, ठीक है। ये आपको समझना था, वो मैं फिर से समझाऊंगा अभी डेरिवेशन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नाउ डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ठीक है। चलिए ये ऐसा है, देखिए अजम्पशन देखते हैं पहले। अजम्पशन ये है, लेट अस कंसिडर ए स्लाइडिंग फ्रेम, लेट अस कंसिडर ए फ्रेम with sliding wire ठीक है। तो ये ऐसा कि ये एक स्लाइडिंग फ्रेम है, ठीक है, जिसमें ये कोई फ्रेम था यू शेप का, कैसा भी रेक्टेंगुलर कह सकते हो। ये क्या है, स्लाइडिंग वायर है जो स्लाइड कर सकता है, ठीक है। चलिए अब नाउ इन फ्रेम is dipped
फ्रेम इज हैविंग सोप फिल्म, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सोप फिल्म है, मतलब सोप सॉल्यूशन, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सोप फिल्म। चलिए अब देखिए क्या होगा। मैं पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए ये कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर फ्रेम है, कैसा भी फ्रेम मैंने ऐसा दिखाया है ना, और बीच में कहीं स्लाइडिंग वायर रहा होगा, बीच में कहीं स्लाइडिंग वायर रहा होगा, तो ये ऐसा कोई स्लाइडिंग वायर है, ठीक है। तो ये मैच बॉक्स का मैंने पीस लिया है, तो ये स्लाइडिंग वायर ऐसा होगा, ऐसे ऐसे स्लाइड कर सकता है, ठीक है। मान लीजिए कि इसके ऊपर वायरिंग अरेंजमेंट है ना, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है ना भाई, मैंने क्या किया कि पानी में सोप को मिला दिया, यानी साबुन लिया और पानी में मिक्सअप किया, तो क्या बना, सोप सोल्यूशन बना, ठीक। अब उसे ले जा, अब इस तरह की कोई फ्रेम थी, उसे उठा करके मैंने ऐसे डिप किया, यानी उसमें डुबो दिया, फिर बाहर निकाला तो क्या होगा, उसके चारों ओर जो सोप फिल्म है, सोप सोल्यूशन है, उसकी एक लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। यानी सिंपल है भाई, आप हाथ भी डालते हैं सोप सोल्यूशन में क्या बन जाती है, लेयर बन जाती है ना। अब ये था कि इसमें कुछ ऐसा है कि जो सोप फिल्म होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक अच्छा सा कंसेप्ट है कि सोप फिल्म जो है वो डबल लेयर होती है। क्या होती है, डबल लेयर होती है। क्या है इस डबल लेयर का मतलब, तो सोप फिल्म has soap film is consist of two layers। मतलब ये है, जैसे कि मैं इसके पीछे वाला पोर्शन हटा दे रहा हूँ कुछ पल के लिए, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो सरफेस टेंशन की बहुत सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको क्लियर होगी। अब ये स्लाइडिंग वायर ऐसा है, ठीक है, उम्मीद है दिख रहा है ठीक से। ये स्लाइडिंग वायर है, इसको मैंने ऐसे डुबो दिया, किसमें, साबुन वाले सोल्यूशन में। क्या होगा, एक लेयर यहाँ बनेगी, एक लेयर यहाँ बनेगी, एक लेयर यहाँ बनेगी, एक लेयर पीछे बनेगी, से ना, ये ऐसा ही है रेक्टेंगुलर फ्रेम में, एक लेयर आगे बनी, एक लेयर कहाँ बनी है, पीछे। तो सोप फिल्म जब भी होता है स्टूडेंट, सोप फिल्म इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ टू लेयर, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए ये लाइन हमेशा रट लेना है, क्या, कि सोप फिल्म की बात हो रही है, दैट मीन्स यू ऑलवेज हैव टू कंसिडर टू लेयर। कैसे, मैंने आपको बताया कि इसे ले जाकर डुबो दीजिए, एक लेयर यहाँ बनेगी, एक लेयर यहाँ बनेगी। तो अब इसे मैं ऐसे दिखाता हूँ, सामने से आपको एक ही लेयर दिखेगी, लेकिन यू हैव टू assume or you have to imagine that there is a layer in back side also, है ना, जो पीछे भी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन हमें फाइंड करना है, सो सरफेस टेंशन F इज इक्वल टू F अपॉन लेंथ L, ठीक है। नाउ व्हाट वी डन, लेट सपोज कि लेंथ ऑफ वायर इज L, लेंथ ऑफ वायर इज L, तो ये लेंथ कितना है, L है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना, बिना कहीं L है मान लेना। अब मैंने क्या किया कि अब मैंने ये किया कि सोप फिल्म है, तो यहाँ पर भी सोप फिल्म का एक मॉलिक्यूल होगा, सही है, सोप फिल्म का एक मॉलिक्यूल रहा होगा, यहाँ पर भी रहा होगा, यहाँ हर जगह मॉलिक्यूल्स है ना, हर जगह क्या है, मॉलिक्यूल्स है। वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, देखो सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, क्योंकि सभी क्या है, सोप फिल्म के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये वाला मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, अटैक करेगा ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। ये वाला मॉलिक्यूल इसको क्या करेगा, अटैक करेगा, ये इसको अटैक करेगा, यानी कि ये वाला मॉलिक्यूल इसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यानी कि स्लाइडिंग वायर को ये कोशिश करेंगे किस तरफ खींचने की, इस तरफ खींचने की, ठीक है। चलिए मान लेते हैं
कि F अमाउंट का फोर्स लग रहा है किसकी वजह से, ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो लेट सपोज let F is the force due to surface tension on sliding wire because of soft film। ठीक है, अब चलिए, अब मैंने क्या किया, उतना ही फोर्स मैंने इधर भी लगा दिया, उतना ही फोर्स इधर ही लगा दिया। नाउ वी हैव अप्लाइड सेम अमाउंट ऑफ फोर्स F in opposite direction। ठीक है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। मतलब हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है और धीमे धीमे फोर्स लगाया, यानी कि उतना ही फोर्स लगाया है जितना इधर लग रहा था। तो हमें पता चलेगा कि नेट फोर्स क्या है, 0 है। नेट फोर्स क्या है बच्चों, 0 है। लेकिन कि सो फिल्म के कारण जो फोर्स जनरेट हुआ होगा वो कुछ भी अमाउंट कर रहा होगा और उतना ही फोर्स लगाया है, तो चांसेस है कि वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, ऐसा हमने माना है, ऐसा हमने मान लिया है। तो अजम्पशन में एक पॉइंट और लिखेंगे, लेट सपोज मतलब बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, लेट सपोज ड्यू टू opposite force F, opposite force F, wire is slided by delta x। ठीक है, चलिए, वायर इज स्लाइडेड बाय डेल्टा x। तो वायर अब यहाँ आ गया होगा, बस दिखाया जाता है ना, ताकि समझदार बने आप। लेंथ अभी भी क्या है, L है। ठीक है, तो देखिए सरफेस टेंशन इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, अब आपका टारगेट है स्टूडेंट्स, आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच में रिलेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्क डन। चलिए यहाँ तक लिख चुके हैं। चलिए W इक्वल टू क्या होगा, F डॉट डेल्टा x। इधर ही फोर्स लग रहा है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इधर फोर्स लगाया, इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलिए बढ़िया, अब क्या करें, as we know surface tension is equal to F upon length L। ठीक है, F is equal to what, S into L। ठीक है, ओके, इक्वेशन नंबर 2, बहुत बढ़िया। फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 ये आ जाएगा, F का वैल्यू कितना, S into L, और ये साथ में डेल्टा x। ठीक है, लेकिन क्या दिक्कत है, दिक्कत ये थी कि आपने रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, इस वाले स्टॉप वाली फिल्म पर आपने फोर्स कितना दिखाया, F दिखाया। उतना ही फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे वाले लेयर पे भी लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि 2 फिल्म है, तो 2 फिल्म है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, 2 से। किससे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू सोप फिल्म इट गेट मल्टीप्लाइडेड बाय 2। ठीक है, क्योंकि डबल लेयर है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सही है, चलिए अब वर्क डन, इसे मैंने लिख दिया S इंटू 2L डेल्टा x। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। चलिए अब इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 3 नाम देते हैं। चलो अब आगे बढ़ा जाए। या फिर इसे स्मॉल वर्क डन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़े। इनिशियली जो फ्रेम था वो ऐसा था, ठीक है,
पहले यहाँ था, कितनी लेंथ पर, ये लेंथ मान लो x मान लेते हैं, ठीक है। चलिए x मान ले, अजम्पशन लिख लेना अपना, ये L था। फिर दूसरी वाली कंडीशन हमने देखा कि ये जो था वायर कहाँ चला जाता है, डेल्टा x, सही है, x प्लस डेल्टा x, और ये VBL है। चलिए बताइए इनिशियल एरिया कितना होगा इसका, ये रेक्टेंगुलर ही दिख रहा है इनिशियल एरिया, एरिया इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू विड्थ, यानी कि x इंटू एल। फाइनल एरिया क्या आ जाएगा, x प्लस डेल्टा x माइनस एल, और माइनस एल नहीं सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई एल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ आपको क्या करना है, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया एक बार कीजिए, क्या करेंगे, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। चलिए इतना लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना लिख लिए। अब देखिए इसमें एरिया x इंटू एल लिखा, लेकिन फिर से वही बात, ये x है और ये क्या है, l है, उतना ही पीछे भी तो होगा। चलिए तो ड्यू टू सॉफ्ट फिल्म क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्सएल, यानी कि हर जगह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी किससे मल्टीप्लाई हो गया, 2 से हो गया। अब देखिए नाउ वी विल फोकस ऑन ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, किसके ऊपर फोकस करेंगे, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, ठीक है। क्या आ जाएगा, ए फाइनल है आपका 2x प्लस डेल्टा एक्स इंटू एल माइनस 2xl। चलिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2xl प्लस 2 डेल्टा xl माइनस 2xl। क्या आ गया ये 2 डेल्टा xl, ये क्या है, चेंज इन एरिया, ठीक है। तो 2 डेल्टा xl ये क्या है, चेंज इन एरिया है ना। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, from equation 3 and 4 we will write W is equal to S इंटू क्या था, S इंटू 2 L डेल्टा x, ठीक है। अब जो वर्क डन है वो भी स्मॉल होगा, तो इसे क्या लिख दें, डेल्टा W लिख दें, S इंटू 2 L डेल्टा x, ठीक है। और यही तो क्या है, यही तो डेल्टा A है ना, जो मैंने अलग से दिखाया, और यही तो जो वर्क डन है वो स्टोर होता है किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए इसे क्या कह देंगे, डेल्टा यू। सो नाउ एस इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए, ठीक है। चलिए केवल इतना था कि हर बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ड्यू टू सॉफ्ट फिल्म, ठीक है ना। चलिए तो S इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए, एनर्जी है इसका यूनिट क्या आ जाएगा, जूल, एरिया है तो क्या आ जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर, यानी कि सरफेस टेंशन को जूल पर मीटर स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो और क्या कर सकते हैं, इसमें यह था कि डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए है, तो एरिया से रिलेटेड, यानी कि अगर एरिया बहुत कम कर देंगे तो सरफेस एरिया कितना कम कर देंगे, सरफेस टेंशन बढ़ेगा। इसीलिए कंटेनर में लिक्विड सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो खुद का एरिया क्या करते हैं, कम करते हैं, ताकि सरफेस टेंशन बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल करते हैं, है ना। S इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए, तो ये याद रखना, S इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा ए, या फिर डेल्टा यू इज इक्वल टू एस डेल्टा ए। चलिए एक छोटा सा सवाल लेते हैं। पहला सवाल ये है क्या, कि एक स्लाइडिंग वायर फ्रेम दिया है मैंने, ये यहाँ से 1 मीटर था, ठीक है, और जब मैंने फोर्स लगाया और ये लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना दिया वायर का, 10 सेंटीमीटर दिया है। चलिए फोर्स लगाया मैंने कुछ,
और फोर्स लगाने के बाद ये वायर कितना डिस्प्लेस हुआ, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अगेन, ठीक है। तो एक्स कितना है, 1 सेंटीमीटर है। नाउ क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बैठे हैं। क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड डेल्टा यू, और गिवन है कि यहाँ पर क्या है, सोप फिल्म है, और एस कितना दिया है, एस दिया है 0.034 न्यूटन पर मीटर। बढ़िया। चलिए, तो डेल्टा यू निकालना, तो क्या करेंगे, डेल्टा यू इज इक्वल टू एस इंटू डेल्टा ए। एस कितना है, एस दिया है 0.04, एरिया क्या है, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया क्या होता है, 2L डेल्टा एक्स, ठीक है। तो 2L कितना, क्योंकि 100 फिल्म में तो डबल तो आएगा ही, है ना। L कितना भाई, L यानी कि 10 सेंटीमीटर, तो इसे ऐसा लिख दो 0.04 इंटू 2L, L कितना 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 की पावर -2, डेल्टा एक्स कितना 1 इंटू 10 की पावर -2, ये मीटर में लिख दिया, और ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 8 इंटू 10 की पावर -5 जूल, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं बच्चों, लिखिए इसे फटाफट से। कैलकुलेट द वर्क डन इन एक्सपेंडिंग और इन ब्लोइंग ए बबल। जी हाँ, BABBLE, DUBBLE। कैलकुलेट द वर्क डन in blowing a soap bubble to radius of 1 centimeter the surface tension is given, surface tension is equal to 2.5 into 10 की पावर -2 जूल, -2 न्यूटन पर मीटर। ये सोप का दिया ना, ये सोप फिल्म के लिए क्या दिया है, क्या है कि एयर बबल सोप फिल्म से बने हुए हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्लो कर रहे हैं, है ना, हवा दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि जब ब्लो देना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली उसका रेडियस क्या रहा होगा, 0 सेंटीमीटर, और फाइनल उसने ब्लोइंग करके कितना रेडियस बना दिया, उसने 1 सेंटीमीटर, फाइनल ये इनिशियल 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे क्या लिख सकता हूँ, 0.01 मीटर, और ये 0 मीटर ही है। चलिए अब क्या करेंगे, डेल्टा यू निकालना है, वर्क डन वही होगा जो एनर्जी स्टोर है ना। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वॉट, एस इंटू डेल्टा ए, एस दिया कितना 2.5, डेल्टा ए फाइनल माने से इनिशियल जो कितना आता था, वो तो 2AL डेल्टा एक्स आता था अगर स्लाइडिंग वायर होता तो, लेकिन अब क्या है, ए फाइनल माने से ए इनिशियल। चलिए इनिशियल क्या आएगा, 2.5 इंटू 10 की पावर -2, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, आर फाइनल का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर इनिशियल का स्क्वायर, और ये पूरी घटना जो एरिया है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। क्यों, क्योंकि सोप फिल्म है, ठीक है। आर इनिशियल कितना 0 है, और आर फाइनल कितना 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या करो, पुट कर दो बस, 2.5 इंटू 10 की पावर -2, ये 2 4 जा 8 पाई इंटू 1 यानी कि 0.01 का होल स्क्वायर, दैट्स इट, ये तो 0 हो गया। ये आपका आंसर है, सॉल्व कर लेना हम, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और किए जाएं। अगला है, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड to increase the soap bubble from radius 2 centimeter to 5 centimeter। तो सोप बबल दिया है तो एरिया फिर से वही होगा, वर्क डन एस इंटू डेल्टा ए, एस दिया है क्या, एस दिया बच्चों 0.03 न्यूटन पर मीटर, एस 0.03 हो गया, डेल्टा ए एरिया 2 से मल्टीप्लाई होना ही होना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो पहले ही, है ना।
ये कर दिया क्योंकि सॉफ्ट फिल्म है। अब सरफेस एरिया क्या होता है स्फेरिकल सरफेस स्फीयर के लिए, बबल क्या होगा, स्फीयर होगा 4πr², 4πr फाइनल का स्क्वायर माइनस 4πr इनिशियल का स्क्वायर। r फाइनल कितना है 5 × 10⁻², और ये कितना है 2 × 10⁻²। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया हमने लिया, सॉल्व कर लेना बाद में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक लिक्विड ड्रॉप है, एक देयर इज अ लिक्विड ड्रॉप, ये रहा। चलिए कहा गया इसका रेडियस कितना है, रेडियस कम्स आउट टू बी 10⁻6 मीटर, एंड जो लिक्विड ड्रॉप है उसका सरफेस टेंशन दिया है 0.07 न्यूटन मीटर। ठीक है, वैसे वाटर का होता है। डिवाइड्स इन टू 1000, इट गेट्स डिवाइड into 1000 identical drops। तो 1000 आइडेंटिकल ड्रॉप बनाया है। व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या है सवाल देखिए। एक बड़ा सा लिक्विड ड्रॉप था जिसका रेडियस कितना 10⁻6 मीटर, इसका सरफेस टेंशन दिया है। ये लिक्विड ड्रॉप जो है कुल मिला के सॉफ्ट फिल्म नहीं है, तो यू हैव टू डजंट बॉदर अबाउट दैट कि ये सॉफ्ट फिल्म है या नहीं है, क्योंकि लिक्विड ड्रॉप दिया है। सॉफ्ट होता तो 2 का हमें टेंशन रहता, अदरवाइज सिंपल चलना जैसे चलते। चलिए अब देखिए, एक बड़ा सा लिक्विड ड्रॉप था, इसके 1000 टुकड़े किए और आइडेंटिकल है ना। कैसे टुकड़े किए, ऐसे ही किए हैं जैसे ये थी खुद, है ना। कैसी थी, स्फेरिकल थी, तो मैंने स्फेरिकल बूंदे बना दी वापस। इन सबकी रेडियस क्या है, r है, क्योंकि आइडेंटिकल कहा है ना। तो ये भी रेडियस r है, r है, r है, r r r। ठीक है, तो उसने कहा है कि चेंज इन सरफेस एनर्जी। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, S इंटू डेल्टा A। ठीक है, S तो पता है। अब फाइनल एरिया बड़ा है या घटा है वो भी तो पता होना चाहिए, क्योंकि वहीं से पता चलेगा अभी सरफेस एनर्जी पॉजिटिव रही है या नेगेटिव रही है। क्या हुआ, चलिए देखिए। हुआ ये कि बड़ी सी लिक्विड ड्रॉप थी, तब आपको ये एरिया दिख रहा था बाहर वाला। ठीक, अब उसके 1000 टुकड़े किए, तो इसी में से एक बूंद बनाई होगी, ये दूसरी बूंद है, ये तीसरी है, इस तरह से आपने टोटल कितनी बनाई, 1000 ड्रॉपलेट्स बनाई। ठीक है, 1000 ड्रॉपलेट्स बने, तो उन 1000 ड्रॉपलेट का ये एरिया भी अब सामने आ रहा है जो पहले सामने नहीं आ रहा था। यानी कि जब आपने छोटी छोटी बूंदों में इसे कन्वर्ट किया तो सरफेस एरिया क्या हो गया था, बढ़ गया था, सरफेस एरिया बढ़ गया था। यानी कि यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पर जो एरिया है वो क्या है, कम है। तो फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया ये करेंगे, समझे। ओके, नाउ S इंटू डेल्टा ए, एस कितना दिया है 0.07 डेल्टा ए। कितने ड्रॉपलेट्स है 1000, है ना। तो 1000, एक का एरिया कितना, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, पहली बात तो ये। चलिए 0.07 इंटू ए फाइनल, एक ड्रॉपलेट का एरिया होगा 4πr², और टोटल ड्रॉपलेट कितनी है 10⁻3, तो ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, यानी 1000 यानी 10⁻3। ए इनिशियल रेडियस कितना कैपिटल R है, तो 4πr², ये तो एक ही ड्रॉप है इसलिए एक ही लिखेंगे, है ना। अब कैपिटल R पता है, S का वैल्यू पता था, लेकिन स्मॉल r नहीं पता है, जो कि हमने गिवन डाटा में भी नहीं दिया है। क्या करेंगे देखिए, ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं नीट में खास करके, है ना। क्या है कि टोटल वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों, कंजर्व रहेगा लिक्विड ड्रॉप का। इनिशियल वॉल्यूम क्या था 4/3πr³ ना, 4/3πr³। उसी को तोड़ करके 10⁻3 ड्रॉपलेट्स बनाए। फिर एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट का वॉल्यूम कितना, इतना, तो 10⁻3 का वॉल्यूम इतना हो गया, तो टोटल वॉल्यूम क्या रहा, कंजर्व रहा। चलिए ये इससे मर गया, क्या जाएगा 10⁻3r³। चलिए r इक्वल टू क्या आ गया 10r आ गया, क्यूब से क्यूब हट गया सबका। चलिए स्मॉल r इज इक्वल टू वॉट, r/10, यानी कि स्मॉल r की जगह में क्या लिख सकता हूँ, r/10 लिख सकता हूँ।
तो अब सॉल्व हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। 0.07 आर का वैल्यू पता है कितना है? 10⁻⁻6 मीटर। तो आर का वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो। किस में आएगा? जूल में आएगा, है ना। एक और सवाल करते हैं। ये अंतिम आज का, कंफर्म, घबराइए नहीं। अंतिम है मतलब अंतिम ही है। एक लिक्विड ड्रॉप दिया है, ओके। रेडियस दिया है बच्चों इसका कितना? 10⁻⁻2 मीटर। बहुत बढ़िया। इसका सरफेस टेंशन भी दिया है। काफी मेहरबान हो रखा है आपके ऊपर क्वेश्चन, है कि नहीं। सरफेस टेंशन दे दिया है। इट गेट डिवाइड इन के आइडेंटिकल ड्रॉप्स। कितनी ड्रॉप्स हैं? के आइडेंटिकल ड्रॉप्स। मतलब इस बार पता ही नहीं है कि कितनी बूंदों में उसे तोड़ा गया। पिछली बार तो पता था, इस बार वही नहीं पता। तो मान लेते हैं के कुछ भी होगा, मैंने कुछ बूंदे बना दी, तो टोटल के आइडेंटिकल ड्रॉप है। ये आइडेंटिकल है, दिख नहीं रहा होगा आइडेंटिकल, ठीक है। मतलब सबका रेडियस क्या है? सेम है। गिवन है, गिवन के इज इक्वल टू 10⁻⁴, ठीक है। और क्या गिवन है? देन also it is given delta U is equal to 10⁻⁻3 जूल। ये भी गिवन है। what you have to find? You have to find अल्फा। फाइंड अल्फा। 4 ऑप्शन दूंगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 4 ऑप्शन देंगे। 2, 4, 6, 8। चलिए क्या करेंगे कि इस बार क्या निकालना है। पिछली बार क्या था? के पता था, यानी कि कितनी ड्रॉप थी, तो डेल्टा यू निकाला था, है ना। इस बार डेल्टा यू पता है, तो डेल्टा यू क्या होता है स्टूडेंट्स? एस इंटू डेल्टा ए होता है। डेल्टा यू पता है कितना? 10⁻⁻3। एस कितना? 0.1/4 पाई। डेल्टा ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। अब तो पता है इसका एरिया ज़्यादा होगा, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, अगर मैं नहीं निकालूंगा तो, है ना। मैं निकाल दिया तो बेहतर है। 4 पाई। इसका रेडियस कितना मान लें? रेडियस गिवन है क्या? नहीं, रेडियस गिवन नहीं है। चलिए आर मान लेते हैं। 4 पाई आर स्क्वायर, और के आइडेंटिकल ड्रॉप है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। एक ड्रॉपलेट का कितनी है टोटल? के है। इनिशियल 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कॉमन है, बाहर वाले से कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 0.1 कैपिटल के आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ तक ठीक। अब फिर से परेशानी तो वही आ गई। कौन सी? वही आर नहीं पता, स्मॉल के तो पता है। के का वैल्यू कितना? 10⁻⁴। तो क्या करेंगे? वही कंसेप्ट अप्लाई कर देते हैं, है ना। वॉल्यूम कंजर्वेशन। चलिए, वी आई इज इक्वल टू वी फाइनल। वी इनिशियल कितना? 4/3 पाई आर क्यूब के इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई से पाई ये कैंसिल। क्या आ जाएगा? आर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁴। के का वैल्यू कितना? 10⁻⁴ और आर क्यूब। अब देखिए आर इक्वल टू क्या लिखेंगे? 10⁻⁴/3 और ये आर क्यों, ये 3 उधर जाएगा तो 1/3 बनेगा, तो α/3 और 3/3 क्या हो जाएगा? 1, ठीक है ना, क्यूबिक रूट। तो ये आर का वैल्यू आया। लेकिन हमें तो स्मॉल आर को लिखना है, तो स्मॉल आर को क्या लिख देंगे? स्मॉल आर को वी विल राइट r/3। यहाँ तक ठीक। अब इसे सोल्व कर लेते हैं और कैपिटल आर का वैल्यू लिख लो अलग से, 10⁻⁻2 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आ जाएगा? 10⁻³ इज इक्वल टू 0.1 इंटू के का वैल्यू कितना है? 10⁻⁴ है। आर, स्मॉल आर का वैल्यू कितना? कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन 10⁻⁴/3 की होल पावर 2, सही है, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर।
चलिए बहुत बढ़िया। अब 10 की पावर अल्फा इंटू आर स्क्वायर अपॉन, ये क्या आ जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, माइनस आर स्क्वायर। चलिए आर स्क्वायर कॉमन है, क्या आ जाएगा, 10 की पावर अल्फा अपॉन 10 की पावर 2 अल्फा बाय 3 माइनस 1। ठीक है, क्या बचेगा कि इसको ऊपर भेज देते हैं। चलिए 10 की पावर अल्फा माइनस 2 अल्फा बाय 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 0.1 इंटू आर स्क्वायर 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा, यानी कि 10 की पावर अल्फा बाय 3 माइनस 1। यहाँ तक ठीक। चलिए अब मैंने क्या करते हैं, इसमें आर का वैल्यू पुट करते हैं। बच्चों वाले कैलकुलेशन है ना। आर का वैल्यू कितना, 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 10 की पावर अल्फा बाय 3 माइनस 1। बहुत बढ़िया। ये 10 की पावर माइनस 4 था या 3 था, नहीं पता क्या था, देख लेना। माइनस 3 था ना डेल्टा यू का वैल्यू, डेल्टा यू का वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 था। ठीक, डेल्टा यू का वैल्यू इतना था। चलिए 0.1 इंटू 10 की पावर कितनी, 10 की पावर माइनस 4 के इंटू 10 की पावर अल्फा बाय 3 माइनस 1। सही है, सही है। अब क्या करें, अब देखो सीधा से यहाँ से काट देते हैं, ये इससे कैंसिल, क्या बचा 1 इक्वल टू 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 1 10 की पावर अल्फा बाय 3 माइनस 1। अब मैंने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, यानी कि 10.1 को हटाया तो 1/10, 10 की पावर माइनस 1 को 1/10 ब्रैकेट में 10 की पावर अल्फा बाय 3 माइनस 1 कितना हो गया, 1/100, 100 इधर आया, यानी कि 10 की पावर 2 इक्वल टू 10 की पावर अल्फा बाय 3 माइनस 1। क्या किया, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने 1 को इग्नोर कर दिया, ये था 1 को मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, देखिए अब कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 10 की पावर इधर भी 10 की पावर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आसानी से कंपेयर कर सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ 10 अल्फा बाय 3 इज इक्वल टू 2, अल्फा कितना आ गया 6, तो अल्फा का वैल्यू निकालना था, कितना आ गया 6 आ गया। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का अपना लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, और लेक्चर में आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखी है। कौन सी बातें थी, वही ऐसी बातें ये थी कि सरफेस एनर्जी क्या होता है, और सरफेस एनर्जी से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम की है। नेक्स्ट अपना होगा प्रेशर या कॉन्टेक्ट एंगल से रिलेटेड चीज़ होगी। ठीक है, तब तक के लिए मज़े से पढ़ते रहिए, है ना, डाउट आए तो पूछिए। चलिए अगली बार आपको कुछ एक अच्छी सी कहानी सुनाई जाएगी, या फिर अभी सुना देते हैं एक छोटी सी कहानी, छोटा सा मोटिवेशनल कहानी है। क्या था कि एक बहुत पुराने ज़माने की बात है, जिसमें एक लोहार हुआ करता था। ठीक है, जो क्या करता था कि तलवार वगैरह, औजार, हथियार वगैरह जो भी बनाने होते थे राजाओं के लिए बनाया करता था। ठीक है, उसकी बनाई गई जंजीरें जो थी, जंजीरें जिसे बांध लेते हैं लोग खुद को या बांध देते हैं दूसरों को, वो बहुत फेमस थी। ऐसी खास बात थी कि उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था, उन जंजीरों की खास बात ये थी। ठीक है, तो काफ़ी फेमस हुआ अपने काम को लेकर के, परफेक्ट था अपने काम को लेकर। तो एक बार किसी दूसरे देश के राजा ने वहाँ के राजा के ऊपर अटैक किया, और बहुत से जो बड़े शाही घराने के लोग थे, राजा महाराजाओं के घराने के लोग थे, उनको बंदी बनाया गया, और उस लोहार को भी बंदी बनाया, बंदी तो बना लिया। अब सबको कहा गया कि आपको जंजीरों से बांध करके समुद्र में फेंक दिया जाए। तो सभी परेशान हो गए, लेकिन वो लोहार बोला कि नहीं, मैं काफ़ी बड़ा एक कारीगर रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ें आती है, मैं जंजीरों को खोल दूंगा, मैं परफेक्ट हूँ हर काम में। ठीक है, तो ऐसा सबने मान लिया कि हाँ वाकई काफ़ी ये तो फेमस है, बहुत स्किल्स हैं इसके अंदर, ये कर सकता है, सबको विश्वास आया। लेकिन हुआ ये
कि जैसे ही जंजीरों से बांध करके उन्हें फेंका गया, वो समुद्र में नीचे गिरे, तो सबने कहा भी जंजीरें खोलो अपनी, तुम खोलो अपनी पहले जंजीरें, फिर हमारी भी जंजीरें खोल दो। वो जंजीरों को देखा और रोने लगा। रोने इसलिए लगा क्योंकि वो जो जंजीरें थी उसकी खुद की बनाई हुई थी, और उसके काम की खास बात ये थी कि कोई भी जंजीरें तोड़ ही नहीं सकता था, इवन वो खुद भी नहीं। तो कहानी तो ये थी, लेकिन आपको ये बताना है कि ये मोरल क्या था। मोरल ये था स्टूडेंट्स कि टू बी परफेक्ट, इसमें एक हिंट दे रहा हूँ, तो आपको मोरल ऑफ द स्टोरी कमेंट करना है, ठीक है। जैसा आपने समझा है वैसे बताइएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, फिर मिला जाएगा अगले लेक्चर में। बाय।